बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। राना शमीम साहब वो कहते हैं ना कि जी खोता ही खूह में डाल दिया, तो राना शमीम साहब ने तो खोता ही खूह में डाल दिया है और अजीब व गरीब हरकत की है। यानी इस तरह का यूटर मैंने नहीं देखा। उन्होंने अदालत को लिख भेजा है कि जनाब मैं गैर मशरूत मुआफ़ी चाहता हूँ और इसका सारे का सारा कंटेंट ही गलत है और मैं इसके कंटेंट को डिसऑन करता हूँ। यानी जो बयान हल्फी उन्होंने खुद लिखा, उसको नोटराइज कराया, उसको लॉकर में रखवाया, अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी की और आखिरी वसीयत उसकी पूरी की कि ये दिल पर ज़मीन पर बोझ ना रहे, ये बता कर जाना। वो कहते नहीं नहीं ये सब गलत था, मैं इसको डिसऑन करता हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप ऐसे ऐसे देखें, तारीख़ में कैरेक्टर आते हैं जो पाकिस्तान में एक हलचल मचा देते हैं। अखबारात में ख़बरें लगी, शोर मचा, उस पर पूरा का पूरा बयानिया बनाया गया और आज राना शमीम साहब कहते हैं कि जी मैं उस बयान हल्फी के कंटेंट को डिसऑन करता हूं और उसका मेरा उसके कंटेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब देखें, ये एक फ़नी कैरेक्टर इसको कहेंगे। अब आप सोचें ना कि चीफ जज था राना शमीम, तो वो क्या कैरेक्टर शो कर रहा है अपना, कितनी संजीदगी थी उसके कंटेंट में और कितनी संजीदगी रही होगी उसके पूरे करियर में कि राना शमीम साहब जो हैं वो आज ख़त लिख के भेज रहे हैं कि मेरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब देखें इससे क्या साबित होता है। दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि मैं गैर संजीदा सा किरदार हूँ जिसकी किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। और उनका जो उनके उस ख़त के बारे में जो कुछ उस वक्त चीज़ें सामने आई थी कि जी ये नवाज शरीफ के दफ्तर में हुआ, ये सैन नवाज के दफ्तर में हुआ, ये ख़ास मकासद के लिए है, ये जो है वो इनका ताल्लुक़ रहा है नून लीग के साथ, तो वो सारी चीज़ें तो अब दुरुस्त साबित हो गई कि क्योंकि राना शमीम साहब आज ये कह रहे हैं कि जी मेरा तो ताल्लुक़ ही नहीं है। यानी कि मैं, इसका मतलब है कि मेरी वो ज़हनी इख्तरा नहीं थी, वो किसी और की थी, उस पर माफ़ी मांगता हूँ और उसमें गलती से जज का नाम आ गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी यहाँ इसलिए ख़त्म नहीं होती कि अब उन्होंने कौम का टाइम ज़ाया किया है, अदालत का टाइम ज़ाया किया है। अब अदालत को उनसे चंद बुनियादी सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। मसलन अदालत को उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये जो एक मुबहम सा दोबारा तुमने लेटर भेज दिया, इसकी ज़रा वजाहत करो। पहले ये बताओ कि साकिब निसार वहाँ पर तुम्हारे पास आए थे या नहीं आए थे, और आए थे तो साकिब निसार ने क्या कोई कॉल की थी कि नहीं की थी, क्या उन्होंने वहाँ पर रजिस्ट्रार को कॉल की थी? डिटेल से बताओ राना शमीम साहब, आप डिटेल से बताएं कि क्या वहाँ पर साकिब निसार ने बैठकर कोई कॉल रजिस्ट्रार को की थी। वो जो आप कह रहे थे कि जी उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन ना लगा, फिर उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा कि मेरा पैगाम लेकर जाओ और कहो कि जी मरियम और नवाज शरीफ की सज़ा में नरमी नहीं होनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये साकिब निसार ने कॉल की थी या नहीं की थी? और अगर साकिब निसार ने ये कॉल की थी तो फिर उसमें क्या किसी जज का नाम लिया था या नहीं लिया था? और अगर जज का नाम नहीं लिया था तो फिर आपका ये जज का नाम गलती से कैसे शामिल हो गया? यानी एक जज का नाम आप अपने बयान हल्फी में गलती से कैसे शामिल कर सकते हैं? आपने किसी और जज का नाम क्यों नहीं शामिल कर दिया? किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का के 10 जजेस हैं, किसी और का नाम आपने क्यों नहीं लिया? आपने इसी जज का नाम क्यों लिया? क्या वजह थी? गलती से कैसे आपने कर दिया? एक कोई सूझा ख्वाब में आया कि आपने इस जज का नाम लेना है, जिस जज के पास एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है इसी फैमिली का, उसका आप नाम ले रहे हैं? क्या मकसद है इसका? तो ये जो गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, अब ये माफ़ी नहीं बनती, शायद पहले फिर भी बनती हो, पहले फिर भी उनका केस स्ट्रॉन्ग होगा कि जी मैंने बयान हल्फी लिखा, मुझे नहीं पता प्रेस तक कैसे चला गया, वो नोटरी पब्लिक का जो ऑफिसर था उसको बुला के पूछें कि भाई उसके पास से ये लीक कैसे हुआ। मैंने तो बयान हल्फी लिखा था, अपनी आइंदा नस्लों के लिए अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए लॉकर में रख दिया था, तो ये बात तो समझ आती थी। लेकिन अब ये कहना कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं डिसऑन करता हूँ और गलती से नाम शामिल हो गया जज का, तो अब ये स्टोरी खुलनी चाहिए। अब पूछना चाहिए कि भाई ये इसके पीछे कौन था, ये किसकी ज़हनी इख्तरा थी, ये किसने स्टोरी डेवलप कराई थी, ये किसने ख़त लिखवाया था, इसके पीछे कौन था। अब ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। अब अगर माफ़ी हो जाती है, खैर ये अदालत का इख्तियार है, मैं ये नहीं कह रहा कि माफ़ी ना दें, लेकिन अगर माफ़ी मिल जाती है राना शमीम को, ये सारे सवाल जो हैं वो दफन हो जाएंगे ज़मीन में, ये तारीख के और आग में दफन हो जाएंगे, कभी सामने नहीं आएंगे, हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसने खिचड़ी पकाई थी वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ये केस। अब इस वक्त
राना शमीम साहब से अब बहुत सारे सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई ये कैसे आपने जो है वो गलती से कैसे नाम को शामिल कर लिया। दूसरा, इससे एक चीज़ साबित होती है कि जो कहानी इसको कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए सियासी फ़ायदे के लिए मरीम नवाज़ और एंड कंपनी और नवाज शरीफ एंड कंपनी ने इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। देखें जी, साकिब निसार तो मिला हुआ था, देखें जी साकिब निसार ने तो ये कर दिया, देखें जी साकिब निसार ने तो जज को पैगाम भिजवाया था कि सज़ा मिलनी चाहिए। वो सब कहाँ गया? वो तो सब का सब गोल हो गया, क्योंकि वो तो सारा का सारा जो बयान है वही गलत हो गया आपका। तो ये मरीम नवाज़ का बयानिया एक बार फिर गलत साबित हो गया, नून लीग का बयानिया एक बार फिर गलत साबित हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि राना शमीम साहब पर क्या गुजरी बेचारों पर कि जो उनको अपने उस पूरी कहानी से पीछे हटना पड़ा। इसको भी ज़रा एनालाइज करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो सारी कहानी थी जिसमें कि कह रहे हैं कि गलती से नाम शामिल हो गया, ठीक है, हो सकता है गलती से हो गया हो, लेकिन गलती से मुराद उनकी ये होनी चाहिए राना शमीम साहब की कि भाई मुझसे ये गलती हो गई कि मैं किसी के स्क्रिप्ट में आ गया, मैं किसी के लालच में आ गया, मुझे किसी ने लालच दिया कि तुम ये कर दो तो तुम्हें ये चीज़ें हम कर देंगे, तो मैं उस लालच में आ गया, ये मुझसे गलती हो गई। ये गलती से ये मुराद होनी चाहिए कि मुझसे जो है वो मुझसे वादे किए गए कि तुम्हें ये फ़ायदे हासिल होंगे और वो नहीं हुए, तो अब मुझे इस रफड़ में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो बुनियादी तौर पर जो अब राना शमीम साहब की ज़हनी कैफियत को समझने की ज़रूरत है, उससे ये अंदाज़ा होगा कि राना शमीम साहब जो हैं वो किसी ख़ास मकसद के लिए उन्होंने ये किया होगा। ये जो पूरी कहानी स्क्रिप्ट बनाया गया, उसको फिर उसको नोटराइज़ कराया गया, वो सब चीज़ें की गई और कहने वाले कहते हैं कि जी ये हुसैन नवाज़ के दफ्तर में हुआ और वहाँ पर सब कुछ किया गया। तो राना शमीम से अगर ये काम लिया गया था तो राना शमीम को बेचारे को तनहा क्यों छोड़ दिया गया? अब जब राना शमीम को तनहा छोड़ दिया गया तो राना शमीम ने तो फिर यही करना था जो उन्होंने किया है। वो तो फिर शायद जो है वो अकेले फंस गए हैं। वो कहते हैं मैं अदालत में भुगत रहा हूँ, जंग जी उसमें से निकल गया, अंसार अब्बासी साहब इसमें से निकल गए, सब इसमें से निकल के भाग गए, तो मैं इसमें किस चक्कर में फंस गया हूँ। तो इस स्टोरी में सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो कैरेक्टर है एक जज का, एक चीफ जज का, वो आप देखें कितना शेडी है। और ये इन्होंने क्या फ़ैसले किए होंगे अपने ज़माने में, क्या करते रहे होंगे, ये क्या इनसे क्या तवक्कुआत होनी चाहिए, इनसे क्या जो है वो इन ऐसे लोगों से इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़े ही अफसोसनाक सी एक सूरत हाल है जो राना शमीम के इस मुकरने वाले स्टेटमेंट के बाद हमारे सामने आई है कि जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो एक शरीफ सा आदमी हूँ, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, और इसी दौरान में मैं रास्ता भूल चुका हूँ। बहरहाल ये है कि चलें कहीं ना कहीं पहुँच ही जाऊँगा। तो इस वीडियो के ख़्याल में मतलब मैं खैर इस्लामाबाद में अभी भी बाज़ जगहों पर मुझे मैप लगाना पड़ जाता है, लेकिन यह है कि बहरहाल करीब मैं आकर रास्ता भूल गया हूँ। जैसे राना शमीम साहब जो हैं वो अब सही रास्ते पर आए हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही रास्ते पर चला ही जाऊँगा। तो ये है जी कहानी राना शमीम की। अब राना शमीम की कहानी पर आप कितना एतबार करने के लिए तैयार हैं, ये आप फ़ैसला कीजिए। और मरीम नवाज़ का बयानिया कहाँ चला गया? हाँ, आखिरी बात तो रह ही गई रास्ता भूलने के चक्कर में, वो रह गई कि राना शमीम साहब जो हैं उनकी वाइफ अब क्या सोचती होंगी कब्र में लेट के, जिनके साथ किया गया धोखा। उन्होंने कहा था कि जी मेरी रूह को तब सुकून मिलेगा जब तुम ये सच लिख दोगे और बता दोगे, और इसको जो है वो चाहे लॉकर में रख दो, लेकिन ये सच जो है वो तुम बताओगे। तो राना शमीम साहब अब जब मुकर गए हैं, पहले तो उन्होंने अपनी बीवी की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए कर दिया, लेकिन अब जब वो मुकर गए हैं तो उनकी अहलिया की रूह को कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी। ये उन्होंने ये लेटर लिखते हुए ये नहीं सोचा कि मैं अपनी अहलिया मरहूमा की रूह के साथ मजाक कर रहा हूँ, उसकी रूह के साथ खेल रहा हूँ। पहले कहा कि मैं अपनी अहलिया मरहूमा की रूह के सुकून के लिए कर रहा था, और अब आपने कंटेंट ही वापस ले लिया।
तो बेचारी रूह को आपने खाम खा ख्वार किया है इस सारे कहानी में। तो ये एक और अफसोसनाक पहलू है इस कैरेक्टर का। इसको मैं कैरेक्टर कहूँगा, राना शमीम जैसे उनका बेटा कैरेक्टर के तौर पर सामने आया था, तो ऐसे ही इनको भी मैं कैरेक्टर कहूँगा। ये कैरेक्टर हैं, और इस कैरेक्टर में सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि उन्होंने अपनी अहलिया की रूह के साथ भी मजाक करने से जो है वो गुरेज नहीं किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक पहलू है इस स्टोरी का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।